हेलो विद्यार्थियों, तो आज के सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये आप सभी के लघु उत्तरी या फिर दीर्घ उत्तरी में पूछे जाएंगे। तो ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इस समय हमारे चैनल पर जो है आप सभी को डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व कराया जा रहे हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन जो आप सभी के पास पहुंचता रहे। और पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है कि टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको ज्वाइन करके रखिएगा। 1 या 2 दिन में जो है सभी को सभी पीडीएफ जो है यहाँ पर वो सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप 90% लाने के टेंशन में हो? आराम से सांस लो, क्योंकि आपके लिए है टॉपर्स मेकर बैच, जिसमें पिछले 10 वर्षों के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस, पिछले 3 वर्षों के अनसॉल्व्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस, पीसीएम के जबरदस्त फॉर्मूला नोट्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टॉपर्स नोट्स, ये सब अभी सिर्फ 199 में मिलेगा। तो एलवी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके अभी बैच ज्वाइन करो, देर मत करो। अगर ऐसे ही लिमिटेड टाइम में 90% स्कोर करना है, जल्दी करो, सीट्स लिमिटेड हैं। इस चैप्टर के ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं? फिर कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, मतलब आपको इसका सूत्र बताना है और इसके अलावा मात्रक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अभिक्रिया की कोटि। जैसे कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया दी गई है, यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पर एक अभिक्रिया दी गई है और यहाँ पर ये हो जाएगा उत्पाद। तो आपको पता है कि ये क्या होते हैं, इन्हें बोला जाता है अभिकारक। ये कहलाते हैं यहाँ पर जो है अभिकारक, और यहाँ पर जो है इन अभिकारकों की क्रिया से क्या बनेगा, यहाँ पर उत्पाद बनेगा, यानी कि एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अभिकारक दिए गए हैं, इन्हीं अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है अभिक्रिया का जो दर समीकरण होगा, जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, इस दर समीकरण में जो अभिकारक होते हैं इनकी सांद्रता पदों की जो घात होती है, इन्हीं घातों के योग को, जैसे कि यहाँ पर आपको x दिया गया है, यहाँ पर y दिया गया, तो इन्हीं दोनों का योग जो होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोटि, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो किसी भी अभिक्रिया में यहाँ पर जो है जो इसका दर समीकरण होगा या जो वेग समीकरण होता है, इसमें अभिकारक की सांद्रता पदों के ऊपर जो घात दी गई है, इन्हीं घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसके बारे में बता सकते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने आंसर पहले से लिख दिया है ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, आपको समझना है ध्यान से और उसके बाद आपको तैयार करना है। तो क्या बताया गया कि किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग जो होता है उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो जैसे कि मान लीजिए अभिक्रिया मैंने आपको बताई अभी, ये एक अभिक्रिया दी गई, इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप इसके लिए वेग नियम से या फिर दर समीकरण लिखेंगे तो क्या बनेगा, आर, देखिए चाहे तो आप इसी को ऐसा लिख सकते थे, आर प्रोपोर्शनल टू ए और इसकी पावर x मान लीजिए, b की पावर y, या फिर चाहे तो आप प्रोपोर्शनल टू हटाकर यहां पर एक नियतांक लगा देंगे k, तो आप r बराबर k, a की पावर x और b की पावर y। तो यहां पर जो ये अभिकारक दिए गए इनकी सांद्रता पदों की जो घात दी गई है x और y, यही x प्लस y जो है क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, और इससे यहाँ पर जो है n से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार आप अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसी में आगे कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। अब ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई है शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की, तो अब आप बता सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वेग स्थिरांक की। यहां पर जो है वेग स्थिरांक, अगर वेग स्थिरांक की बात की जाए तो वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं k से, और सूत्र होता है x बाई टी। ये यहाँ पर जो है इसका
क्या होता है, सूत्र होता है x के बराबर x अपान टी। ये जो दिया गया यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक का सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर इसका मात्रक ज्ञात करना है, k क्या है, वेग स्थिरांक, तो अब ध्यान दीजिए k का मात्रक। अब अगर आपको k का मात्रक निकालना है तो k का मात्रक निकालने के लिए आप यहां पर यूज करेंगे x का मात्रक, और इसके अलावा बट्टे में हो जाएगा t का मात्रक, t का मात्रक। तो अगर मैं x के मात्रक की बात करूं तो x यहां पर वियोजन की मात्रा होगी, तो यहां पर इसका जो मात्रक होगा ये आपका होगा मोल प्रति लीटर। और अगर समय की बात करूं तो समय का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेकंड। तो इस प्रकार से ये बना मोल प्रति लीटर, और इसके अलावा बट्टे में दिया गया सेकंड। आप चाहे तो यहां पर इसी को ऐसा लिख सकते हैं, मोल। अब ये लीटर ऊपर जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं लीटर इनवर्स, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। अभी पावर आप इनकी 1 मानेंगे, सेकंड की पावर 1, लीटर की पावर 1, लेकिन बट्टे में है, जैसे आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर में -1 लग जाएगा, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र और इसके अलावा यहाँ पर जो आप इसका मात्रक बता सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराशरण एवं पराशरण दाब की परिभाषा दीजिए। वैसे तो मैंने ये लघु उत्तरी में बताया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिगर वगैरह सब कुछ डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि लघु उत्तरी में आएगा तो सब कुछ डिटेल में बताना है। या फिर पराशरण दाब को उदाहरण द्वारा समझाइए, या फिर पराशरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पराशरण या फिर पराशरण दाब के बारे में बताना। देखिए पराशरण क्या होता है कि किसी भी शुद्ध विलायक का, जो शुद्ध विलायक होता है, तो किसी भी शुद्ध विलायक का किसी विलयन में, या फिर बोल सकते हैं किसी तनु विलयन से किसी सांद्र विलयन में जो है, यहाँ पर विलायक का जो है स्वतः प्रवाह, और किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। आप बता सकते हैं कि किसी शुद्ध विलायक का किसी विलयन में जो है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह जो होता है ये कहलाता है पराशरण। क्या बोलते हैं इसे, पराशरण। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए पहले एक फिगर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए एक फिगर दिया गया है, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, ये एक पात्र है और एक ये पात्र, और बीच में इस नली के द्वारा दोनों का एक दूसरे से संबंध है, यहाँ पर रिलेशन कर दिया गया, यानी कि एक दूसरे में यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो एक में देखिए यहाँ पर आपको दिया गया शुद्ध विलायक, और इसमें क्या दिया गया, विलयन, और यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर बीच में ये लगी हुई है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ये भी आपसे पूछा सकता है। देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है, मतलब उससे जो है, उस झिल्ली से केवल विलायक के अणु है जो है वो आर पार जा सकते हैं, बल्कि विलेय के अणु जो है वो उसको पार करके नहीं जा सकते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, जिसके द्वारा विलायक के अणु जो है आर पार जा सकते हैं, यानी कि उससे प्रवाहित हो सकते हैं, तो वो होती है आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहाँ पर इस तरफ है आपका शुद्ध विलायक, यहाँ पर लगी हुई है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो क्या होगा, ये जो शुद्ध विलायक था वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा स्वतः पार करके कहां पर जाएगा, इस विलयन में जाएगा। तो ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया क्या कहलाती है, इसका जो स्वतः प्रवाह होता है शुद्ध विलायक का, यहाँ पर किसमें, विलयन में, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, इस क्रिया को बोलते हैं पराशरण। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपका विलयन दिया गया है, अगर इस विलयन में कोई बाह्य दाब आरोपित कर दिया जाए, देखिए यहां पर क्या किया गया, इस पर जो है बाहरी दाब आरोपित किया जा रहा है, यहां पर जो है बाह्य दाब इस पर जो है वो आरोपित किया जा रहा है। तो जब बाह्य दाब आरोपित किया जाएगा एक पिस्टन के द्वारा, इस पर दाब आरोपित किया जाएगा, तो इस पर आपको इतना दाब लगाना है कि जो पराशरण हो रहा था, पराशरण का मतलब इसमें से शुद्ध विलायक का स्वतः प्रवाह इस तरफ हो रहा था, तो यहां पर दाब इतना आरोपित किया जाए कि जो पराशरण की क्रिया थी वो रुक जाए। तो वो जो दाब लगाया गया था वही कहलाता है फिर पराशरण दाब, यानी कि वह दाब जो यहाँ पर पराशरण की क्रिया को रोक दे, विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जो पराशरण की क्रिया को रोक दे, उसे बोलते हैं पराशरण दाब। इस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इसमें बताया गया है, सारे पॉइंट आपको यहाँ पर जो है डिटेल में लिखने हैं। मैं सब कुछ बता देता हूँ, बाकी एग्जाम में चाहे अति लघु उत्तरीय है फिर लघु उत्तरीय, आपको उसी के अनुसार फिर आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि किसी भी शुद्ध विलायक से विलयन में, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक तनु विलयन से
सांद्र विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो है विलायक का स्वतः प्रवाह जो होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पराशरण। यहां पर जो है शुद्ध विलायक से विलयन में या फिर किसी तनु विलयन से किसी सांद्र विलयन में विलायक का जो स्वतः प्रवाह होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, वो क्रिया कहलाती है पराशरण। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वे झिल्लियां जिसमें से केवल विलायक के अणु, देखिए जब पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो इसके बारे में बताना कोई अनिवार्य नहीं, ये तो मैं अभी आपको डिटेल में बता देता हूं कि है क्या, ठीक है। पेपर में अगर पराशरण दाब पूछा गया तो केवल वही बताइए, अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें से विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है, जिसमें से जो है केवल विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है, अर्थात इनमें से केवल जो है विलायक के अणु ही जो है वो आर पार निकल सकते हैं, विलय के नहीं। तो इसे क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली बोला जाता है। तो वही यहां पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं पराशरण दाब की। पहले तो आपको बताया गया पराशरण क्या है, अब ध्यान दीजिए पराशरण दाब। तो पराशरण दाब के बारे में अभी मैंने बताया, तो वही ध्यान दीजिए लिखा गया कि किसी विलयन का पराशरण दाब जो होता है उस बाह्य दाब के बराबर माना जाता है। देखिए यहां से बाहर से दाब आरोपित किया गया तो वही बताया गया कि पराशरण दाब जो है वो उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर, जब इस विलयन पर आरोपित किया गया तो जो पराशरण की क्रिया थी वो क्या हुई, रुक जाए। तो यहां पर वह बाह्य दाब जो यहां पर विलयन पर आरोपित करने पर जो पराशरण की क्रिया थी वो क्या हो जाए, रुक जाए, तो इसे बोलते हैं फिर पराशरण दाब। और इसे स्मॉल p से या फिर पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे p से या फिर पाई से जो है यहां पर प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी हैं इसके सूत्र के बारे में। अब ध्यान दीजिए, इसका सूत्र हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं पूरा। देखिए जो पराशरण दाब होता है इसे मैंने बताया पाई से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो पराशरण दाब होता है ये किसके समानुपाती होता है, एक तो सांद्रता के, जो विलयन है उसकी सांद्रता के यहाँ पर क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके अलावा जो पराशरण दाब होता है वो यहाँ पर ताप के भी समानुपाती होता है। जो पराशरण दाब होता है सांद्रता के साथ साथ जो है ताप के भी समानुपाती होता है। इसको हम लोग मान ले समीकरण फर्स्ट और इसको मान ले समीकरण सेकंड। तो यहां पर अगर इन दोनों समीकरणों को संयुक्त कर दिया जाए, देखिए जोड़ना नहीं है, समीकरणों को क्या करना है, संयुक्त करना है। तो समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर तो जब समीकरण 1 और 2 को संयुक्त किया जाएगा तो इधर तो पाई दिया गया है, प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा सी टी, इस तरह से इतना आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं पाई बराबर, जैसे ही आप अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर में चेंज करेंगे तुरंत यहाँ पर एक नियतांक लग जाता है आर और टी, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आर होता है ये आपका एक नियतांक है, आर क्या है, नियतांक। इसके अलावा जो सी दिया गया है इसका फॉर्मूला याद रखिएगा एन बाई वी होता है। सी बराबर कितना होता है, एन अपान वी, तो ये याद रखिएगा आप सी की जगह पर एन अपान वी मान भी जो है यहाँ पर रख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, फिर ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा पाई बराबर सी की जगह पर आप रखेंगे एन अपान वी, इसके अलावा आर और टी, तो ये बन जाएगा। या फिर आप चाहे तो इसे ऐसा लिख दीजिए, या फिर अभी मैंने बताया इसे पाई से या फिर पी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो पी भी लिख सकते हैं कि नहीं आप, और वी अगर आप इधर गुणे में ले आए तो ये बन जाएगा पी वी बराबर एन आर टी। तो आप इस फॉर्मूले को इस रूप में भी लिख सकते हैं। जब भी एग्जाम में आप कोई फॉर्मूला यूज करें, कोई भी फॉर्मूला लिखें, तो उसमें जितने भी प्रतीक चिन्ह यूज हुए हैं उन सभी के बारे में डिटेल जरूर दीजिएगा। इससे आपको यहाँ पर जो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो नंबर जो है आपको पूरे यहाँ पर देने की कोशिश करेगा, यानी कि कट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अब आपको पता है इसमें एन यूज हुआ है, तो एन क्या है, एन यहाँ पर मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या। इसके अलावा वी यूज हुआ है, वी क्या है, आयतन है यहाँ पर। आर यूज हुआ है, आर क्या है आपका, गैस स्थिरांक या फिर नियतांक बोल सकते हैं। आर यहाँ पर जो है गैस स्थिरांक हो जाएगा।
टी यहाँ पर जो है वो परम ताप बोल सकते हैं। टी क्या है? ताप है आपका यहाँ पर। टी जो है वो ताप हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बाकी पी इसके बारे में पहले ही बता दिया गया कि आपका पराशरण दाब है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसको भी परिभाषित कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन क्या है, यानी कि राउल्ट के वाष्प दाब नियम के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राउल्ट के वाष्प दाब नियम के बारे में जो है बताइए। तो ये नियम आपसे इस तरह से भी पूछा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यही क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएं बताइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए राउल्ट के नियम के लिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा पढ़िए, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बताया गया है राउल्ट के नियम में कि एक निश्चित ताप पर या फिर बोल सकते हैं एक दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का, विलयन में उपस्थित किसी भी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, ये जो है उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब ये लैंग्वेज अगर आपको समझनी है तो इसके लिए एक पॉइंट समझना है। सबसे पहले देखिए, मैंने दो अवयव लिए हैं, एक अवयव ए है, एक अवयव बी है। तो सबसे पहले अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब मान लीजिए आप कितना है, पी ए लिखा है, मतलब विलेन ए की बात हो रही है, ठीक है। विलेन ए का आंशिक वाष्प दाब मैंने मान लिया। अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब हम लोग मान लेते हैं पी बी, ये बी का वहां पर आंशिक वाष्प दाब हो गया। अब अवयव ए का हम लोग मोल अंश यानी कि मोल भिन्न ज्ञात करने वाले हैं, और किसी भी विलयन का मोल अंश या फिर मोल प्रभार बताना, तो अभी मैंने बताया था कि घटक के मोलों की संख्या और बटे में कुल मोलों की संख्या। तो घटक यानी कि अवयव कौन सा है, ए, तो ए के मोलों की संख्या हो जाएगी यानी कि एन ए, और बटे में कुल मोल यानी कि दो अवयव हैं तो ए और बी, ये हो जाएगा। इससे आप लिख सकते हैं काई ए से। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है अवयव ए के मोल अंश, इसे मैंने लिख दिया। देखिए कुछ लोग इसे एक्स ए पढ़ते हैं, बल्कि ये एक्स है नहीं, ठीक है, इसे काई बोलते हैं। जो आपका एक्स होता है वो ऐसा होता है, काई जब भी बनेगा तो एक रेखा बिल्कुल सीधी रहती है, दूसरी ऐसे होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसे बोलते काई है, लेकिन कुछ लोग ज्यादातर एक्स ही पढ़ते हैं। तो आप जिस रूप में याद कर सकते हैं वो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो आपने याद कर रखा है बस वही आपको पढ़ना है। तो ये हो गए ए के मोल प्रभार बराबर ए के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको बी के मोल प्रभार ज्ञात करने हैं तो यहां पर हो जाएगा बी के मोलों की संख्या, यानी कि बी के मोल प्रभार ज्ञात करने के लिए बी के मोलों की संख्या और बटे में हो जाएगा कुल मोलों की संख्या। ये तो अब देखिए यहां पर दो चीजें पता है, एक तो आपको आंशिक वाष्प दाब पता है और दूसरा आपको मोल अंश पता है। और राउल्ट के नियम के अनुसार क्या बताया गया है कि जो आंशिक वाष्प दाब होता है विलयन का, ये उस मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि जो आपका पी ए है ये किसके समानुपाती होगा, ये आपका मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। ये याद रखिएगा, यहां पर जो ए दिया गया था ये ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, और जो पी बी था ये यहां पर जो है बी के मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। ये राउल्ट के नियम के अनुसार मैंने लिख दिया। तो ये इसका मेन पॉइंट है जो वहां पर थ्योरी में लिखा गया था। ये क्या है, ये अवयव का यहाँ पर जो है आंशिक वाष्प दाब है, और आंशिक वाष्प दाब जो होता है ये यहाँ पर उसकी मोल भिन्न के समानुपाती या फिर बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया था जो मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित ताप पर या फिर दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, जिसे हम लोगों ने क्या माना है, पीए, ये जो है उस अवयव की मोल भिन्न यानी कि मोल प्रभाज या फिर मोल अंश के समानुपाती होता है। तो वही यहां पर ये लिखा गया है। अब इसमें ध्यान दीजिए, आप यहां पर ये जो मैंने लिखा है इससे आप किस तरह से लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा पी ए बराबर, जैसे ही आप अनुक्रमानुपाती को बराबर में चेंज करते हैं तुरंत यहां पर एक नियतांक लग जाएगा। ये नियतांक आप लिख सकते हैं पी ए नॉट। इससे आप क्या लिखेंगे, पी
ए नॉट करके लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा शुद्ध विलायक ए का दाब, यहाँ पर वाष्प दाब, ठीक है। और आगे दिया गया है काई ए, तो यहाँ पर पी ए नॉट क्या लग गया, एक नियतांक लग गया। इसी तरह से इसमें क्या होगा, जैसे ही आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा पी बी नॉट, ये हो गया। अब ये ए नॉट बी नॉट जो मैंने लिखा है ये है क्या, तो पी ए नॉट जो है और पी बी नॉट जो है ये क्रमशः अवयव ए और बी की जो है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। क्या है, शुद्ध अवस्था में अवयव ए और अवयव बी के ये दोनों क्या है, वाष्प दाब है, या फिर बोल सकते हैं नियतांक है। इतना हुआ। अब इसके बाद यदि विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो कितना है, पी। अगर मान लीजिए कि विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है, पी, तो फिर यहाँ पर अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब और अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर जो है कुल वाष्प दाब का मान मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा P बराबर, अब पी ए इसका मान ये वाला रख दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा पी ए नॉट काई ए। फिर अगला पी बी का मान रखेंगे तो पी बी नॉट और काई बी। इस तरीके से यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। तो इससे बोलते हैं राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। तो ये नियम आपको अच्छे से तैयार करना है सभी को, क्योंकि इसके बारे में अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सभी को अच्छे से इसको तैयार करना है पूरा। तो इसके अलावा आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये भी आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, हेनरी का नियम, और इसकी अक्सर सीमाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर हेनरी का नियम समझाइए और इसके अलावा कह रहा है कि इसकी सीमाएं बताइए। तो हेनरी का नियम याद करने के लिए बस आपको ये याद रखना है, ये दिया गया है m प्रोपोर्शनल टू p। क्या याद रखना है, m प्रोपोर्शनल टू p, ये दिया गया है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो है द्रव की विलेयता दी गई है, या किसी गैस में जो है द्रव की विलेयता, और P क्या है, गैस का दाब। तो विलेयता जो होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है। यही आपका हेनरी का नियम कहलाता है। तो वही ध्यान दीजिए क्या बताया गया है कि इस नियम के अनुसार, मतलब हेनरी के नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि m की बात हो रही है, ये क्या है आपका, किसी गैस की द्रव में विलेयता जो है गैस के दाब के, यानी कि यहाँ पर P के समानुपाती होती है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये पता होना चाहिए कि m क्या है, P क्या है। तो m यहाँ पर जो है किसी गैस की द्रव में विलेयता है और P क्या है, गैस का दाब। तो ये दोनों जो है यहाँ पर क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कि द्रव की विलेयता जो है ये यहाँ पर दाब के समानुपाती होती है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर जो है एक नियतांक लग जाएगा, यानी कि के यहाँ पर क्या है, ये नियतांक का। तो फॉर्मूला क्या बना, m बराबर k इंटू पी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब बाकी m क्या है, m घुली हुई गैस की मात्रा है, p क्या है, साम्यावस्था में गैस का दाब है, k क्या है यहाँ पर, ये समानुपाती स्थिरांक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है हेनरी का नियम समझा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ पॉइंट और भी हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए, तो इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित कुछ भी आ सकता है, तो सारे पॉइंट आप बता सकते हैं। देखिए, यदि विलेयता को विलयन में गैस के मूल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, यहाँ पर जो विलेयता है इसको विलयन में गैस के मूल अंश के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए, तो क्या होगा। तो वही बताया गया है कि हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस का जो वाष्प है, किसी गैस का जो है वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है, यानी कि P, ये उस विलयन में गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर जो है हेनरी ने क्या बताया कि किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है, ये जो है उस विलयन की जो गैस है उस गैस की मोल भिन्न या फिर मोल प्रभाज के जो है समानुपाती होता है। और यहां से जैसे ही आप समानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप मोल प्रभाज बढ़ाएंगे इसका दाब बढ़ जाएगा,
जैसे ही आप मोल प्रभाज कम करेंगे दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हटाने पर एक नियतांक लग जाता है के एच। यहाँ पर नियतांक क्या लग गया, के एच। इसे हेनरी नियतांक के नाम से भी जाना जाता है, इसे हेनरी नियतांक बोलते हैं। तो P बराबर के एच और ये हो जाएगा काई गैस, मतलब यहाँ पर गैस के मोल प्रभाज। तो के एच को यहाँ पर हेनरी नियतांक भी बोलते हैं। तो वही बताया गया कि जहां पर ये जो दिया गया है ये हेनरी स्थिरांक कहलाता है। और यदि गैस के आंशिक दाब यानी कि P और इसके अलावा मोल अंश यहाँ पर काई के मध्य जो है ग्राफ खींचा जाए, और अब देखिए जब भी दो समानुपाती राशियां होती हैं उनके बीच ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी। ये तो अब सभी को पता होना चाहिए कि जब भी यहाँ पर दो समानुपाती वाली राशियां होती हैं और उनके बीच ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ खींचने पर क्या होता है, एक सीधी रेखा मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये आंशिक दाब, इस दिशा में y अक्ष की दिशा में दाब को प्रदर्शित किया गया और इस दिशा में मोल अंश को प्रदर्शित किया गया। तो जब मोल अंश और दाब के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा तो एक सीधी रेखा यानी कि एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि पहले ही बताया गया कि जो दाब है ये यहाँ पर मोल प्रभाज के समानुपाती है। तो जब आप इसका मान बढ़ाएंगे तो दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, जैसे जैसे ये कम होगा दाब भी कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं। तो वही बताया गया है कि जब यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब और इसके अलावा यहाँ पर मोल अंश के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो क्या होता है, एक सीधी रेखा यानी कि एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसका की जो ढाल होता है वो के एच को व्यक्त करता है। यहाँ पर इसकी जो ढाल होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, वो इसके एच को जो है प्रदर्शित करती है। और हेनरी स्थिरांक एवं विलेयता की बात की जाए तो हेनरी स्थिरांक तो आपका ये है, और अभी मैंने आपको बताया कि जो वाष्प दाब होगा वो यहाँ पर गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती था। तो जैसे आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लग जाता है, के एच लग जाता है। और अगर आप यहाँ से गैस के मोल प्रभाज ज्ञात करें तो ये क्या होगा, ये के एच इसके बट्टे में आ जाएगा। तो वही बन गया यहाँ पर दाब बट्टे हेनरी नियतांक यानी कि के एच। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, इसका ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है। जब भी लघु उत्तरी में आएगा तो वहां पर पूरा डिटेल में आपको इसको लिखना रहेगा, इसीलिए मैंने इसके सारे पॉइंट यहाँ पर आपको बता दिए। जब भी एक नंबर में आया तो केवल जो नियम बताया गया बस वो नियम लिख दीजिए, फिर आपको ये डिटेल बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये याद रखिएगा, डिटेल आपको तभी बतानी है जब सब कुछ यहाँ पर आपको इसके बारे में पूछा जाए, यानी कि लघु उत्तरी में यही क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो समान दाब पर जो है गैसों की जो विलेयता होती है वो हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या बताया गया कि जो गैसों की विलेयता है कब, समान दाब पर, ये हेनरी स्थिरांक के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अर्थात जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक अधिक, उनकी विलेयता जो होगी वो कम होगी। समानुपाती का मतलब क्या था, जब एक चीज बढ़ाते हैं तो दूसरी बढ़ती है। व्युत्क्रमानुपाती में जस्ट विपरीत होता है। यहां पर क्या हुआ कि अगर हेनरी स्थिरांक अधिक है तो विलेयता क्या होगी, कम हो जाएगी, जिससे यहां पर हेनरी स्थिरांक कम है तो उसकी विलेयता क्या होगी, फिर अधिक हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं व्युत्क्रमानुपाती वाले भाग में, ये याद रखिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं इसकी सीमाओं की, यानी कि इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हेनरी की सीमाओं में बता सकते हैं कि ताप जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए। हेनरी नियम के अनुसार जो है पहली सीमा क्या है, जो ताप था वो बहुत कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दाब जो है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए, और दाब जो है वो बहुत ज्यादा यानी कि बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गैस की विलेयता जो है ये विलायक में कम होनी चाहिए। गैस की जो विलेयता होती है ये विलायक में क्या है, कम होनी चाहिए। इसके अलावा गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैसीय दोनों अवस्थाओं में समान हो। यहाँ पर जो है आणविक अवस्था जो है वो द्रव व गैसीय अवस्था दोनों में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और इसके अलावा यह नियम जो है ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें विलेय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये दिया गया है NH3H2O, ये दिया गया, तो जब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना देंगे, NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है यहाँ पर यौगिक। HCl की क्रिया H2O से होती है तो H+ और Cl ये क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। तो वही बताया गया
कि ये ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जो विलेय और विलायक से यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उनमें ये नियम जो है लागू नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर ये बता दिया गया, इस पर जो है आपका हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो आपको हेनरी का नियम, इसकी सीमाएं, ये सब कुछ आपको अच्छे से तैयार रखना है। बाकी जो मैंने आपको नोट्स दी है उसमें आपको इसके अनुप्रयोग भी प्रोवाइड किए गए, तो अनुप्रयोग भी आप चाहें तो इसके तैयार जरूर करिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि सभी चीजें टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी समय मिले आपको अच्छे से तैयार करते जाना है सभी पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड विभव की बात हुई, आप सभी को बताया गया है कि जब भी किसी विलयन में, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक विलयन लिया गया और यहाँ पर इस विलयन के अंदर जो है किसी धातु की एक पत्ती या फिर बोल सकते हैं रॉड ली गई, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर जो रॉड ली गई है, जो पत्ती ली गई किसकी है, जिंक धातु यानी कि Zn धातु की। तो जिस धातु की पत्ती लिया आपने, अगर इस धातु की पत्ती को इसी के यहाँ पर विलयन यानी कि इसी धातु के विलयन में डुबो दिया जाए, तो यहाँ पर जो है इस विलयन के सापेक्ष ये जो क्षण होगी या जो पत्ती होगी ये ऋणावेशित या फिर धनावेशित होगी। विलयन के सापेक्ष का मतलब, अगर मान लीजिए विलयन कैसा है, धनावेशित, अगर विलयन धनावेशित है तो क्षण ऋणावेशित हो जाएगी, और अगर विलयन यहाँ पर ऋणावेशित है तो क्षण धनावेशित, और अगर यहाँ पर ये धनावेशित है तो क्षण भी विपरीत होगी। यानी कि बस इतना याद रखना है कि अगर विलयन धनावेशित है तो क्षण ऋणावेशित होगी, और अगर विलयन ऋणावेशित है तो क्षण जो होगी वो धनावेशित हो जाएगी। तो इसके विपरीत यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इस क्षण और यहाँ पर विलयन, इन दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है, और जो विभवांतर उत्पन्न होता है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव। तो आपसे केवल परिभाषा भी पूछी जा सकती है और इसका एग्जाम्पल भी पूछा सकता है कि एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो वही ध्यान दीजिए, पर बताया गया इसमें। सबसे पहले देखिए जितना मैं बताया हूं वही आपको यहाँ पर लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं। तो वही बताया गया है कि जब धातु की पत्ती, ठीक है, आप इसकी जगह पे धातु के क्षण भी यूज कर सकते हैं, जब धातु के क्षण को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो क्षण है इसको स्वयं के आयन युक्त, जैसे भी मैंने क्षण कौन सी ली थी, Zn, जो विलयन लिया था वो Zn2+ आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर जो क्षण ली जाएगी इसको स्वयं के आयन युक्त विलयन में जब रखा जाता है, तो जो धातु की पत्ती है ये विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित। तो विलयन के सापेक्ष का मतलब, अभी मैंने समझाया कि विलयन धनावेशित है तो क्षण ऋणावेशित हो जाएगी, और अगर विलयन ऋणावेशित है तो फिर क्षण जो होगा वो धनावेशित हो जाएगी। इसके सापेक्ष जो है ऋणावेशित या फिर धनावेशित हो जाती है। तथा धातु की पत्ती एवं इसके विलयन के मध्य जो है यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होता है। पत्ती और इसके अलावा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। ये याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जब Zn के क्षण को, मतलब जिंक धातु के क्षण को ऐसे विलयन में डाला जाता है जिसमें आपका Zn2+ आयन उपस्थित हो, ऐसे विलयन में डाला जाता है जिसमें Zn2+ आयन हो, तो यहाँ पर विलयन की तुलना में जो धातु की क्षण होती है ये ऋणावेशित हो जाती। क्यों, क्योंकि ये Zn2+ है। अभी बताया था मैंने, अगर ये धनावेशित है विलयन तो क्षण पर आवेश कैसा आएगा, ऋणावेशित आएगा, तो ये ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण जिंक की जो क्षण है और इसके अलावा विलयन के मध्य जो है एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे यहाँ पर Zn क्षण का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोड विभव जो है किस पर निर्भर करता है, तो वही बताया गया कि इलेक्ट्रोड विभव जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जैसे बोल सकते हैं कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक तो है यहाँ पर विलयन की सांद्रता पर, यानी कि जो इलेक्ट्रोड का विभव होगा वो किस पर निर्भर करता है, विलयन की सांद्रता पर, जो विलयन यूज हुआ है इसमें उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। इसके अलावा धातु की प्रकृति पर, जो धातु ली गई उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, जो वैद्युत अपघट्य है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव। और इसके अलावा
ताप तथा दाब पर भी जो है इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, यानी कि ये इतने सभी कारक हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी उपयोगिता लिखिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखिए इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए जो है यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप सभी को पता है जो इलेक्ट्रोड होंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे, तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव भी अलग अलग होता है। तो उन सभी इलेक्ट्रोडों का जो है इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए जो है एक यहाँ पर जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया है, ये याद रखिएगा, उसे ही बोला जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो वही ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताया गया। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई थी सचित्र वर्णन करना है, तो यहाँ पर जो है आपको जब भी सचित्र वर्णन करना हो तो जो भी आपने उसमें बनावट में लिखा है वो चीज आपको फिगर के अनुसार ही लिखना है, कुछ आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या बताया गया कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, अभी मैंने बताया कि अलग अलग इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए जो है एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया है। यहाँ पर जो एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया है जिसे कि यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या बोला जाता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसे बोला जाता है। तो अगर यहाँ पर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो संरचना आप सभी को यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर मान लीजिए थोड़ा सा कम क्लियर है ये तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए ये एक बीकर यानी कि एक पात्र लिया जाएगा और इस पात्र में ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके ऊपर देख सकते हैं ये एक यहाँ पर नली लगी हुई है जो कि उल्टा करके रखी गई है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से इसमें जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी। लगभग जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है यहाँ पर प्लेटिनम की एक छड़ लगी होगी या फिर बोल सकते हैं प्लेटिनम की जो है एक पत्ती लगी होगी, ठीक है। और ये जो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर के, ये यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस के इसमें जो है वो बुलबुले होते हैं। तो वही ध्यान दीजिए इसकी बनावट में आपको क्या बताया गया। सबसे पहले क्या बताया गया कि एक पात्र में ऐसा HCl का विलयन भरते हैं जिसकी सांद्रता जो है वो 1 मोल तथा ताप जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर जो है ये एक पात्र लिया गया है और इस पात्र में HCl का एक ऐसा विलयन भरा गया है जिसकी सांद्रता 1 मोल हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। और इस विलयन में एक कांच की नली के द्वारा जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये कांच की नली है और इस कांच नली के द्वारा देखिए यहाँ पर एक प्लेटिनम का ये तार लटका हुआ है। इसी में जो है इस कांच की नली के द्वारा यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो तार है ये एक प्लेटिनम का तार लटकाया गया। तो वही बताया गया कि इस नली में के द्वारा जो है प्लेटिनम के तार से जो है यहाँ पर प्लेटिनम की प्लेट लटकी रहती है। एक तार होता है ऊपर से प्लेटिनम का और उसी में नीचे जो है यहाँ पर ये प्लेटिनम की एक प्लेट या फिर पत्ती जो है वो लटकी रहती है, ठीक है। और कांच की नली में 1 atm दाब पर जो है हाइड्रोजन गैस भरी होती है, यानी कि 1 atm दाब पर जो है इसमें हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भरी होती है। तो इस प्रकार से आपको इसकी संरचना बनानी है और वही चीज लिखना है जो आपको वहां पर बनाना है। इसके अलावा इसमें पूछा गया था उपयोगिता। देखिए अब आपसे उपयोगिता पूछा जा सकता है या फिर आप बोल सकते हैं क्रियाविधि, चाहे तो आप इसे कार्यविधि बोल दीजिए या फिर इसी को उपयोगिता बोल दीजिए कि इसकी क्या उपयोगिता है, या फिर आप इसे चाहे तो कार्यविधि लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या उपयोगिता है ध्यान दीजिए, बताया गया कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं तो सभी को बता दिया गया कि इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए। तो वही बताया गया कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे जो है SHE मतलब यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की बात हुई है, ठीक है, के बराबर में रख कर जो है दोनों के बीच में 1 वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। इन दोनों को बराबर में जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे और मानक हाइड्रोजन विभव दोनों को जो है यहाँ पर बराबर पर रख देते हैं और इन दोनों को जो है यहाँ पर 1 वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़ दिया जाता है।
और वोल्ट मीटर की माप को, जो उस वोल्ट मीटर की माप आती है वही जो है दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। जो उस वोल्ट मीटर में यहाँ पर माप आएगी उसी माप को जो है, जो इलेक्ट्रोड विभव लिया गया था उसका यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव माना जाएगा, जो इलेक्ट्रोड लिया गया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की उपयोगिता यानी कि उसके कार्यविधि के बारे में बता सकते हैं, उसके चित्र के बारे में बता सकते हैं, होता क्या है, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में जो है वो बता सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। अभी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव, अब किसकी बात हो रही, मानक इलेक्ट्रोड विभव की। इसके अलावा इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध लिखिए। यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रोड विभव ई और इसके अलावा मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या करना है, संबंध लिखना है। जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो है ले लिया, एक धातु ली गई M, इस धातु से जो है यहाँ पर मान लीजिए क्या हुए, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए। इस धातु ने यहाँ पर जो है क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका M+ आयन बन जाएगा। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो यहाँ पर बना M+ आयन। अब अगर इस अभिक्रिया के लिए यहाँ पर आप E और E नॉट में संबंध लिखें, E और E नॉट में संबंध, इसको मैं लिख देता हूं के लिए, इस अभिक्रिया के लिए जो है ई यानी कि इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, इन दोनों में क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है एक संबंध बताना है। तो संबंध की बात की जाए तो आप बता सकते हैं कि ई बराबर होता है ई नॉट माइनस 2.303 RT बट्टे में होता है NF, ये होता है आपका T। देखिए E बराबर लिखा है मैंने E नॉट माइनस 2.303 RT और बट्टे में क्या है NF। इसके अलावा log बेस 10 1 बट्टे, देखिए यहाँ पर जो अभिक्रिया दी गई थी इसमें M+ आयन था तो इसकी सांद्रता यानी कि M+ आयन की सांद्रता। तो ये आपका यहाँ पर जो है फॉर्मूला आ जाएगा, कुल मिला के E और E नॉट में संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप E और E नॉट में संबंध बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तो मैंने संबंध बता दिया। अब यहाँ पर जो है परिभाषा पूछी गई थी आपसे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, तो उसकी परिभाषा ध्यान दीजिए, क्या बताया गया है कि एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर, एक अर्ध सेल में जो है 298 केल्विन पर 1 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता की धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मान याद रखिएगा, बस क्या बताया गया कि एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता के धातु विलयन में जो इलेक्ट्रोड का विभव होता है वही इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका कहलाता है, और इसे यहाँ पर E नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं, और बाकी मैंने आपको संबंध पहले ही बता दिया यहाँ पर क्या संबंध होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसमें संबंध को प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर इतना। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है E नॉट और E में संबंध प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें एक रेडॉक्स विभव क्या है। अब की बार बात हुई है रेडॉक्स विभव की, तो जब भी किसी सेल में जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं, तो ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं होने पर धातु और विलयन के मध्य यहाँ पर जो है जो साम्य पर विभवांतर स्थापित होता है, उसी विभवांतर को बोला जाता है रेडॉक्स विभव। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विभव। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रियाएं होने पर, जब ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं तो धातु तथा विलयन में उपस्थित
आयनों के मध्य जो धातु और विलयन में उपस्थित आयन होते हैं उनके बीच स्थापित होने वाले साम्य में विभवांतर को जो है रेडॉक्स विभव कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रेडॉक्स विभव। जैसे कि मान लीजिए किसी पदार्थ की जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो आपको दी गई है, Mn प्लस दिया गया था, इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया? M यहाँ पर धातु बनाई। तो ये जो रूप दिया गया ये ऑक्सीकृत रूप है, ये इसका ऑक्सीकृत रूप है, ऑक्सीकृत रूप। और ये जो दिया गया है ये होगा अपचयित रूप। तो ऑक्सीकृत रूप, और ये क्या हो जाएगा आपका? अपचयित रूप हो जाएगा। तो ऑक्सीकृत और अपचयित रूप। अब यहां पर होगा क्या? अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं इस अभिक्रिया के लिए आपको ई और ई नॉट में संबंध बता दिया जाए। देखिए अगर यहां पर मैं जो है इसके लिए ध्यान दीजिए वही लिखा गया कि इस ताप के लिए टी रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई पदार्थ के ऑक्सीकृत रूप की सांद्रता और इसके अलावा अपचयित रूप की सांद्रता में निम्न संबंध होता है। ध्यान दीजिए जो अभी मैंने आपको समीकरण बताया था, अगर यहां पर लिखेंगे तो ये बनेगा ई नॉट -2.303 आर टी बट्टे में हो जाएगा एन एफ। अब यहां पर ध्यान दीजिए लॉग बेस 10, तो यहां पर हो जाएगा अपचायक की सांद्रता और इसके अलावा बट्टे में आ जाएगा ऑक्सीकारक की सांद्रता। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है रेडॉक्स विभव के लिए समीकरण लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, जहां पर आपको पता है कि ई नॉट जो होता है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, जहां ई नॉट जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या हो जाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए। ये तो अभी मैंने आपको बताया, चलिए पहले मैं इसको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। अब मिल गया यहाँ पर। सबसे पहले किसकी बात हुई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हुई है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, इसके लिए आप यहां पर लिखेंगे वेग स्थिरांक का व्यंजक, यानी कि वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक को अभी मैंने आपको बताया था के बराबर होता है 2.303 बट्टे में होता है टी लॉग बेस 10, इसके अलावा ए और बट्टे में होता है a माइनस एक्स। ये हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिखेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसी में साथ में आगे बोला गया आपसे कि व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। अब ध्यान दीजिए जब भी इस तरह का लिख के आएगा तो जितने भी पद दिए गए हैं इन सभी पदों के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है, कि कौन सा पद क्या है। चलिए मैं यहाँ पर सारे लिख देता हूं कि जहां देखिए यहाँ पर के तो आपका ये वेग स्थिरांक हो जाएगा, तो इसको मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। बाकी ए आपको मैंने अभी बताया था कि ये होती है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो ये हो जाएगी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। इसके अलावा a माइनस एक्स क्या है? ये जो है t समय बाद अभिकारक की सांद्रता। तो आप बता सकते हैं कि अभिकारक की t समय पश्चात सांद्रता ये हो जाएगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए मैंने a माइनस एक्स तो बता दिया, अगर आपसे इसमें केवल x पूछा जाए कि यहाँ पर x क्या है, तो x जो है ये t समय पश्चात जो है अपघटित पदार्थ की सांद्रता होती है। आप बता सकते हैं कि ये जो है t समय पश्चात यानी कि बाद जो है अपघटित पदार्थ की सांद्रता, पदार्थ की
सांद्रता, तो ये हो जाएगा अपघटित पदार्थ की सांद्रता। अब यहाँ पर इस सूत्र में जितने भी चीजें यूज हुई थी वो मैंने सारी आपको यहाँ पर बता दी। तो ये तो हो गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, ये मैंने आपको दोबारा से बता दिया। अब आगे वाला पद ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। यही मैंने भी समझाया था। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अर्ध आयु काल ज्ञात करना है पहले, और फिर चेक करना है कि क्या अर्ध आयु काल जो है वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसके लिए आप ज्ञात करेंगे अर्ध आयु काल। आयुकाल मतलब यहाँ पर एक प्रकार से समय बता सकते हैं। देखिए अर्ध आयुकाल क्या होता है, वह समय जिसमें कोई भी पदार्थ जो है वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, वो समय क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। आप याद रखिएगा, आप बता सकते हैं कि वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो ये याद रखिएगा कि वह समय जिसमें कोई पदार्थ जो होता है ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या रह जाता है, आधा रह जाता है, तो उस समय को क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल यहाँ पर बोला जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यदि x बराबर, x क्या था, x मैंने बताया था t समय बाद जो है अपघटित पदार्थ की मात्रा, तो x जो है ये क्या होगा, ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का जब आधा हो जाएगा, यानी कि जब उसकी आधी मात्रा क्या होगी, अपघटित हो जाएगी, तो उस समय जो समय होता है यानी कि t, यही t क्या कहलाएगा, आपका अर्ध आयु काल कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जब x आपका a/2 मतलब जब अपघटित मात्रा आधी हो जाएगी तो जो समय था वो क्या कहलाएगा, अर्ध आयु काल कहलाएगा। तो अभी जो मैंने समीकरण बताया था उसी समीकरण में आपको ये मान रखना है, ठीक है। तो अब आप क्या बताएंगे, अब आप बताएंगे कि वेग स्थिरांक के समीकरण से, वेग स्थिरांक के समीकरण से, अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर यूज करेंगे आप वेग स्थिरांक का समीकरण जो यहां पर हम लोगों ने लिखा है, इस समीकरण की बात हो रही है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसका आपको यूज करना है। तो जब इसका यूज करेंगे तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा कि बराबर 2.303 बट्टे में आपका t जो है वो कितना हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा, मतलब अर्धायुकाल t हाफ इतना हो गया, बराबर बराबर नहीं, यहां पर हो जाएगा आपका log बेस 10, ये दिया गया है a, बट्टे में आ जाइए a माइनस, जहां पर x लिखा है उसकी जगह पे कितना लिखेंगे, a/2, तो ये हो जाएगा a/2 इतना आ गया। अब इसके बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका k बराबर 2.303 बट्टे में हो जाएगा t हाफ log, यहां पर ध्यान दीजिए ये दिया गया था a, बट्टे में कितना है, देखिए ये आपको दिया गया a और ये a/2 मतलब 1 से आधा घटा रहे हैं, तो आपको पता है जब भी आप 1 से आधा घटाते हैं तो कितना बचता है, आधा ही तो बचता है, तो a से a/2 घटाएंगे तो a/2 बच जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका इस a से ये वाला a कट जाएगा, तो जब ये कैंसिल होगा तो ये आएगा k बराबर
2.303 बट्टे में हो जाएगा t हाफ लॉग यहाँ पर बेस 10 और ये 2 पलट के ऊपर आ जाएगा तो इतना आ गया। कुल मिला के k बराबर 2.303 बट्टे में हो जाएगा t हाफ। अब log 2 का मान आप सभी को याद होना चाहिए 0.3010, ये मान आप सभी को रटा हुआ होना चाहिए। मैंने केमिस्ट्री में कुछ मान बताया जो याद कर लीजिए, ठीक है, उनकी जरूरत आपको न्यूमेरिकल में भी पड़ेगी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका मान जो है वो रख सकते हैं। तो ये इतना आ जाएगा कुल मिला के बराबर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.693 के आसपास आपको मिल जाएगा और बट्टे में आ जाएगा टी हाफ। तो यहाँ पर जो है जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग जो है 0.693 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अब अगर यहाँ से आप ध्यान दें, अब यहाँ से आप क्या निकालें, अर्धायु काल मतलब टी हाफ। तो अगर अर्धायु काल निकालेंगे तो केस के बट्टे में आएगा, ये बन जाएगा 0.693 और बट्टे में हो जाएगा के, इतना आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अर्धायु काल आया है इसमें वेग स्थिरांक के अलावा कहीं पर भी सांद्रता नहीं आई, मतलब ए आपको नहीं मिला। तो यहाँ पर जो अर्धायु काल होता है ये प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ये याद रखिएगा। तो जितना क्वेश्चन में दिया गया था उसी में ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पर इसके बाद ये लाइन लिखनी है, ये आप यहाँ से बताएंगे कि यहाँ से आपको क्या लिखना है, इसमें यहाँ से आपको ये यूज करना है कि अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ये आपको यहाँ पर जो है इतना नोट कर देना है। लास्ट में यहाँ पर आप बताएंगे कि अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अब ये आपको रटना नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अनुसार आपको लिख देना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल जो है, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ये हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर क्या दिया गया था कि अर्धायु काल जो है ये अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण, अर्ध आयु काल जो है अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो इसको सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है ये यहाँ पर जो है अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है इसके बारे में बताना रहेगा।